हेलो। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं 2023 का जेट बायोलॉजी का पेपर। ठीक है, तो अपने सबसे पहले देखो, अगर आप पेपर सोल्व कर रहे हो, पूरा वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपके पास एक पेन प्लस पेपर होना जरूरी है। ठीक है, आप पूरा सॉल्यूशन देखो। उस सॉल्यूशन के बाद जैसे जो आपका नोट्स है, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, तो उसका पूरा वो टॉपिक पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे PYQ रिपीट होती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो पहले आपने क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा नाइट्रोजन क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो देखो, चाहे कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, आनुवंशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? एक होता है डीएनए। अब सुनो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो, देखो, न्यूक्लिक एसिड। देखो, एक तो इसमें होता है राइबोज शुगर। ओके, पहली चीज। दूसरी, इसमें होते हैं नाइट्रोजन क्षार। और तीसरा होता है इसमें फॉस्फेट। ओके, तो देखो, एक कोई भी न्यूक्लिक अम्ल हो, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ओके, अब जो डीएनए में होती है वो होती है डीऑक्सी। देखो, जिनमें एक OH ग्रुप जो थर्ड नंबर कार्बन पे होता है वो कम होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना अपने, उसमें। और नाइट्रोजन क्षार, देखो, नाइट्रोजन क्षार को अगर अपने आगे से बांटते हैं ना, तो नाइट्रोजन क्षार को दो भागों में बांटते हैं अपने। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। ओके, सुनो, प्यूरिन में दो होती है, एक होता है एडेनिन, इसको ए से लिखते हैं, दूसरा होता है ग्वानिन। सुनो, प्यूरिन सबसे छोटा है, इसमें दो ही। पिरिमिडिन सबसे बड़ा है, इसमें तीन होते हैं। एक का नाम होता है साइटोसिन और दूसरा थाइमिन और तीसरा यूरिसिन। देखो, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो या कुछ भी हो, उसके अंदर 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। दोनों प्यूरिन डीएनए आरएनए में दोनों में सेम, परंतु पिरिमिडिन है ना, उसमें डीएनए में पाए जाते हैं। जो एडेनिन के सामने होता है वो होता है ग्वानिन, और जो साइटोसिन के सामने होता है वो होता है थाइमिन। अर्थात डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता है। और आरएनए में क्या होता है? साइटोसिन के सामने कौन होता है? यूरेसिल। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो आरएनए और डीएनए में अगर आपको डिफरेंस पूछे, तो पहला डिफरेंस, उसमें डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है डीएनए में, और आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। और दूसरा डिफरेंस, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन में, प्यूरिन दोनों में सेम होते हैं, परंतु पिरिमिडिन में डीएनए में थाइमिन होता है और जो आरएनए होता है उसमें यूरेसिल होता है। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उपरोक्त में से कौन सा नाइट्रोजन गैस, सॉरी, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अगर अपने ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो होती क्या है, उसका क्या है मतलब है? देखो, जैसे ये अपनी अर्थ है, अर्थ के ऊपर से ये सन है, यहाँ से जितने भी सौर प्रकाश आता है, जिनको रेडिएशन बोलते हैं, वो रेडिएशन टकरा के अगर अपना वातावरण नहीं होता तो ये पूरे वापस निकल जाती ना। मतलब देखो, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, परंतु ऐसा होता तो नहीं है ना। लगभग टेम्परेचर में 4-5 डिग्री का फर्क आता है, परंतु सेम सा रहता है। उसके पीछे कारण क्या है? अपना वातावरण। वातावरण जो पहली परत होती है ना, उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ओके, या ट्रोपोस्फेयर। और दूसरा होता है समताप मंडल। तो अगर अपने इन दोनों की बात करें तो क्षोभ मंडल में जितनी भी अपनी गैसेस होती है ना, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, जितनी भी CO2 है, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्गन है,
जितनी भी गैसें है वो किस में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में। तो देखो कुछ केसेस होती है ना, जो ये जो सौर विकिरण आ रही है ना, इनको वापस नहीं जाने देती। जैसे यहाँ टकराई वापस जाने लगे तो वो गैसेस के अणु क्या करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और फिर वापस पृथ्वी की तरफ भेज देते हैं। जो गैसें ये काम करती है ना, उनको बोलते हैं अपने ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो आप पहले तो बात ग्रीन हाउस गैस का मतलब समझ गए। इनमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है ना, वो पहले तो होती है CO2, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर H2O, जो अपने मतलब पानी होता है ना, वाटर वेपर, जलवाष्प, ये गैसेस इनमें योगदान होता है। और आपको पूछे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2। और वैसे सबसे मतलब H2O भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, उसके बाद है CH4। ओके, तो ये गैसेस होती है, आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से अपने कौन सी नहीं है, अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो अपने इसमें नहीं है SO2। तो इसका आंसर क्या होगा, SO2। और इसका आंसर क्या होगा, आर में नहीं पाया जाता है थाइमिन। निम्नलिखित कौन सा एक बहिस्तानीय सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन देखो, बॉटनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, बीज बैंक और होम गार्डन। तो देखो पहली बात तो ये है, सिलेक्शन होता है क्या, इसका मतलब क्या है। जैसे अपने जीव जंतुओं को बचाने के लिए ना, जिनका शिकार ज़्यादा हो रहा है या उनकी जो जातियाँ और स्पीसीज है वो विलुप्त होने वाली है, तो उनको कुछ संरक्षण के तरीके होते हैं। देखो, एक तो ये है कि जहाँ वो जीव रह रहा है उसका जो प्राकृतिक आवास है ना, वही सुरक्षित कर दो, उसको तो बोलते हैं अंतःस्थानीय। और दूसरा कौन सा होता है, जहाँ अगर अपने उसको वहाँ नहीं रख सकते हैं, चाहे वो शिकार की वजह से या कोई भी वजह हो, या मतलब उसकी उतनी स्पीसीज पर्याप्त ही नहीं है, तो उसको अपने जैसे बाहर लेके जाते हैं ना, तो वो बहिस्तानीय। अब देखो, आप सबसे पकड़ जाओ, जैसे आपने चिड़ियाघर गई, शहर के बीच में वहाँ शेर घूम रहा है, तो वो उसका क्या है, वो नेचुरल आवास थोड़ी है, प्राकृतिक आवास थोड़ी है। तो चिड़ियाघर क्या हो गया, बहिस्तानीय। जू, उसके अलावा जितने भी गार्डन हैं, चाहे वो जूलॉजिकल पार्क हो या बॉटनिकल गार्डन हो, जितने भी गार्डन बनाए जाते हैं तो वो भी बहिस्तानीय है। जैसे बीज बैंक है, आपने एक सेल्वाडोर का नाम सुना होगा, मतलब जो नॉर्वे ने बनाया है, मतलब उसमें प्रकृति में जितने भी बीज है ना, वो वहाँ जाके सुरक्षित रखते हैं। तो जैसे बीज को अपने एक दूसरे स्थान से सुरक्षित रख सकते हैं, तो बीज बैंक है, वो भी क्या है, एक बहिस्तानीय है। एक जैसे आपने नाम सुना हो क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो क्रायो शब्द है ना, क्रायो शब्द का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन किसके लिए करते हैं, जिससे अपने स्पर्म को संरक्षित रखने के लिए। और क्रायो प्रिजर्वेशन किसका यूज करते हैं, N2 लिक्विड का, द्रव नाइट्रोजन का, और उसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जितने भी ये सारे क्या है, बहिस्तानीय। अंतःस्थानीय क्या होता है, जिसको जैसे अपने जहाँ होता है वही रखते हैं। तो आपने वन्य जीव अभियान सुना होगा, जो अपने पास में जैसे चुरुका, ताल छापर है, तो उनको क्या है, वहाँ जो काले हिरणों के लिए फेमस है, तो उसको वहीं रखा है, बाहर थोड़ी लेके गए हैं। तो पहली बात तो पहला जो सबसे छोटा होगा अंतःस्थानीय संरक्षण, उसका क्या नाम होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, फिर उसके बाद में अगर थोड़ा बड़ा हो, जिनमें ज़्यादा एरिया संरक्षित करने के लिए हो, वो कौन से होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अपने नेशनल पार्क बोलते हैं। जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया, राष्ट्रीय उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा क्या हो गया, बाघ संरक्षण, टाइगर रिजर्व। और इसके अलावा बाघ संरक्षण के अलावा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। देखो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो देखो इनका साइज में अगर अपनी बात करें, ये सबसे छोटा होता है, इसकी तुलना में ये थोड़ा बड़ा होता है, और इसमें रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। मतलब आप वन्य जीव अभियान के अंदर जा सकते हैं, पर तो आप शिकार नहीं कर सकते, इसके आप अंदर भी नहीं जा सकते। मतलब एक लिमिटेड एरिया होता है जहाँ तक आप घूम के आ सकते हैं, परंतु कोर जोन में नहीं जा सकते। बाघ संरक्षण जो स्पेशल बाघों के लिए हो, जैसे बाघ संरक्षण हो गया या एलिफेंट कंजर्वेशन हो गया। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है, जैसे अपने भारत में इनकी संख्या कितनी है, 18 है। तो देखो इनमें अपने इसको 3 भाग में, एक तो कोर जोन, जहाँ लोग केवल और केवल रिसर्च के लिए जा सकते हैं। फिर दूसरा ट्रांजिशन जोन, जहाँ थोड़ी बहुत गतिविधियाँ लागू है,
और तीसरे जोन में ना जो बफर जोन बोलते हैं जिसको, ठीक है, बफर जोन में जो आसपास के लोग रहते हैं, जो आदिवासी हैं, वो लकड़ी लेने के लिए जा सकते हैं, अपनी आजीविका के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा है ना वो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। और इनके अपने भारतीय संख्या कितनी है, 18, और राष्ट्रीय उद्यान की कितनी है, लगभग अब 107 हो गई है, और ये 500 प्लस है। ओके, इनमें फर्क समझ में आ गया, बेस्थानी संरक्षण और अंतस्थानी संरक्षण। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व, होम गार्डन से जितने भी गार्डन, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रिय सोर्स का उदाहरण है। वैसे तो ये आप मतलब उसका हो गया एग्रीकल्चर का, परंतु इसका आंसर है चमगादड़, ठीक है। तो देखो इंद्रिय सोर्स का मेन मतलब क्या होता है, जो जितने भी अपने जंतु है ना, जैसे यहाँ पता नहीं इन्होंने टर्म कैसे दे रखी है, ये अगर आप इसको ज़्यादा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ोगे ना, जो एंडोथर्म्स बोलते हैं, मतलब जो जीव है ना अपना टेम्परेचर रेगुलेट रख सकते हैं। इसका मतलब समझो आप, देखो आपने सांप देखा होगा, सांप क्या होता है, अगर सर्दियों में बाहर रह गया ना तो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है, मतलब उसका ब्लड है, उसका जो शरीर का आंतरिक टेम्परेचर है ना वो कैसे कैसे बदलता है, जिससे बाहर का तापमान। ओके, तो शरीर का आंतरिक तापमान बाहर के तापमान पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, परंतु अपने अपने थोड़ी होता है ऐसे, अगर अपने बाहर है तो जैसे बाहर सर्दी तो अपना शरीर का टेम्परेचर भी कम, ऐसा तो नहीं होता ना। तो देखो जो जिन्होंने एंडोथर्म्स बोला है ना, इसको सी इंग्लिश में इंद्रियो सोर्स की जगह अगर आप एंडोथर्म्स पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं। एंडोथर्म्स का मतलब होता है जो शरीर को तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने जितने भी ना, देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपने जीव जगत में बात करते हैं ना, पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक, अब पोरीफेरा से हेमिकोडेटा तक पूरा नाम बोलो, पोरीफेरा, स्लेटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियल्मिंथीज, स्केलेंथीज, सॉरी मोलस्का, ऑर्थोपोडा, और उसके बाद में वो हेमिकोडेटा, फिर कोडेटा, मेकोडेटा में अपने पढ़ते हैं, फिशिस है, फिर जैसे अपने जैसे प्रोटोकोडेटा, यूरोकोडेटा, उसके मतलब अपने जितने भी जाते हैं ना, जहाँ तक कहाँ तक, पूरा रेप्टाइल। तो रेप्टाइल तक क्या होते हैं, एक्सोथर्मस, मतलब ये अपना शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु इसके अलावा जैसे अपने देखते हैं एवीज, मतलब जो पक्षी हैं, और उसके अलावा स्तनधारी मैमल्स, ये अपने शरीर का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे शरीर का तापमान बदलता है, बाहर का तापमान बदलता है, शरीर का तापमान नहीं बदलता है, ठीक है। तो इनके जितने भी पक्षियों के उदाहरण है, स्तनधारी, अब चमगादड़ क्या है, चमगादड़ है मैमल्स है, स्तनधारी है, तो ये किस में हो गया, एक्सोथर्म्स में। ओके, अब अनुप्रस्थ द्विभाजन किस में पाया जाता है, तो इसका उदाहरण आंसर होगा पैरामीशियम। सुनो, देखो आपने प्रोटिस्टा नाम सुना होगा, जैसे अपने पंचजगत पढ़ते हैं ना, तो पंचजगत में पहले तो देखो मोनेरा के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, प्रोकैरियोट, सारे जितने भी प्रोकैरियोट है वो किसमें है, मोनेरा। फिर जो एक कोश के यूकैरियोट है वो किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा को अपने आगे कितने भाग में बांटते हैं, क्राइसोफाइटा, दूसरा डाइनोफ्लेजिलेट, तीसरा अपम कवक, और चौथा यूग्लिना या यूग्लिनोइड, और पांचवा जो प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में एक अपने एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, ट्रिप्नोसोम हो गया, जितनी भी डिजीज पैदा करते हैं। तो देखो उनमें जैसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा क्या एक प्रोटोजोआ है। तो अमीबा जब कुछ भी नहीं बने तब क्या बनता है, अमीबा। इसके अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है। इस रिक्तिका का काम क्या होता है, उत्सर्जन। ये देखो ये सारे पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट है। इसमें रिक्तिका का काम क्या होता है, अमीबा में उत्सर्जन का। तो अमीबा को कहीं से भी काट दो, वो
कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में बटेगा और उससे एक है नया जीव, ठीक है। परंतु पैरामीशियम होता है ना, अगर आपने पूरा प्रोटोजोआ पढ़ा है तो पैरामीशियम के अंदर ऐसे करके 2 केंद्रक होती हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियर मैक्रोन्यूक्लियर, तो उसमें क्या पाया जाता है? हमेशा एक ही विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें डिजीज भी याद रख लेना, जैसे आपने पैरामीशियम का है, और उसके अलावा ट्रिप्नोसोमा है, निद्रालु रोग होता है। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समुद्री मछली व समुद्री खरपतवार मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं? देखो ये बहुत ही फेमस और सबसे इजी, आयोडीन। देखो कैल्शियम है, कैल्शियम अपने को भोजन से, दूध से, सारी चीज़ों से मिलता है। फॉस्फोरस है, अपने को नॉर्मली भोजन से। आयरन है, आयरन के लिए अपने फल फ्रूट जितने भी खाते हैं। परंतु आयोडीन का सोर्स क्या होता है? नमक। और देखो नमक मुख्यतः जो सी वाटर है, और अगर आपने एक लेमनेरिया डिक्टेटा वो नाम सुने होंगे, देखो आपने जब भी सेवाल पढ़ा हुआ, तो सेवाल को अपने कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक क्लोरोफाइसी जो हरे रंग के होते हैं, दूसरे फियोफाइसी जो भूरे रंग के होते हैं, और तीसरे रोडोफाइसी जो कौन से कलर के होते हैं? लाल रंग के। और अगर आपने फियोफाइसी में डिक्टेटा, लेमनेरिया में मेंटोल, एक्टोकार्पस ये नाम सुने होंगे, ये सारे किस काम में आते हैं? एक अगार अगार भी नाम सुना हो, तो ये सारी आयोडीन के सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इनके एग्जांपल देख लेना एक एक के। क्लोरोफाइस में क्या होता है? क्लोरोफिल ए बी हो गया, इसमें क्लोरोफिल ए सी हो गया, इसमें क्लोरोफिल ए डी हो गया। इसका रंग भूरा क्यों होता है? फाइकोजेंथिन। रोडोफाइसी का रंग लाल क्यों होता है? फाइकोइरिथ्रिन। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी देख लेना साथ साथ में। देखो अगला क्वेश्चन है, जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है, हाइपर तो कोशिका हो जाती है। देखो आपने 3 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई विलयन है, एक कोशिका है, एक कोशिका केंद्र का, अब इसके अंदर के अंदर ग्लूकोज सारी चीज़ें होगी, अपने जितनी पढ़ सकते हैं सारा इसके अंदर घुला होगा, और बाहर शुद्ध पानी है। मतलब अंदर की सांद्रता क्या है? अंदर की सांद्रता ज़्यादा है और बाहर की सांद्रता क्या है? कम है। मतलब बाहर शुद्ध पानी है, सीधी सी बात है, बाहर कम चीज़ें घुली हुई है। अगर अंदर सांद्रता ज़्यादा है और बाहर सांद्रता कम है, तो पानी कहाँ से जाएगा? पानी की आदत क्या होता है? कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ, अर्थात पानी अंदर जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? फूलेगी। ओके, अब सुनो दूसरी चीज़, अगर अपनी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर अपनी जितनी भी चीजें हैं, अगर बाहर का सांद्रता और अंदर की सांद्रता सेम है, तो जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, कोशिका के आकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने क्या दिया अपने को? जैसे ये कोशिका है और बाहर है हाइपरटोनिक, मतलब अति प्रासरी। अति प्रासरी का मतलब बाहर की सांद्रता बहुत ज्यादा है और अंदर की सांद्रता क्या है? कम है। तो पानी अंदर से बाहर आएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें देखिए, फाइलम कॉर्डेटा में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आमतौर पर बाह्य निषेचन दिखाता है? सुनो, देखो अब आप एक एक को देखिए। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? मैमल्स। मैमल्स में कौन आते हैं? अपने सारे, तो अपने जितने
दूध देते हैं ना, दूध वाले या जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे क्या हैं, एनिमल्स। ओके, तो ये बताओ अपने आंतरिक निषेचन होता है बाह्य निषेचन। पहले तो ये समझो कि निषेचन का मतलब क्या है। निषेचन में एग प्लस स्पर्म का मीट, ठीक है। अगर ये अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन, ठीक है। अगर यही प्रक्रिया बाहर हो रही है एक्सटर्नल एजेंट जैसे पानी के द्वारा, तो इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। तो अब ये देखो कि अपने ज़मीन पे रहते हैं, ऐसा कोई चांस नहीं है कि एग और स्पर्म मिल जाए, तो अपने में क्या है, आंतरिक निषेचन। दूसरी चीज़ देखो, दूसरा रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स कौन कौन होते हैं, सांप, छिपकली, ये जितने भी ये सारे क्या है, रेप्टाइल्स। तो ये भी कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे। तो इनका भी ऐसा कोई चांस नहीं है कि एग अपने आप से ले जाए, स्पर्म अपने आप से ले जाए। तो इनमें भी कौन सा पाया जाता है, आंतरिक निषेचन। तो सुनो, अब तीसरे एम्फीबियन। एम्फीबियन किसमें रहते हैं, पानी और स्थल दोनों पे रहते हैं। तो पानी के अंदर एग और स्पर्म दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो इसमें एजेंट के रूप में काम कौन करता है, वाटर, ठीक है। तो ओके, तो अब आंसर क्या होगा, एम्फीबियंस, ठीक है। अगर आप इनके अलावा एक्स्ट्रा चीजें याद रखो तो मैमल्स में कितने होते हैं, 8, 4 कोष्ठ कहते हैं, मतलब 2 अलिंद और 2 नीले, ठीक है। और रेप्टाइल्स में कितने कोष्ठ कहते होता है, 3, मतलब 2 अलिंद और 1 नीले। और ऐसा कौन सा रेप्टाइल्स होता है जिसमें 4 कोष्ठ के अध्यय होता है, बताओ, सोचो, मगरमच्छ, ठीक है, अपवाद है। एम्फीबियंस में कितना कोष्ठ के अध्यय होता है, 3, और मछली में 2। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन नहीं है। देखो, पहली बात तो है ऑक्सीजन क्या काम आता है। ऑक्सीजन एक तो कोशिका को बड़ी करने में, मतलब सेल, अगर कोशिका का साइज बड़ा करना है उसमें। दूसरी बात है रूट फॉर्मेशन, ठीक है, नई जड़ों के निर्माण में। तीसरी बात है मतलब अगर किसी पौधे की लंबाई बढ़ानी है, ठीक है, अगर उसकी लंबाई बढ़ानी है तो आपने कौन सा हार्मोन देते हैं, ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना। देखो, आपने एक बात सुनी होगी कि ऑक्सीजन निकलता कहाँ से, जो ऊपरी टिप होती है ना, ऑक्सीजन स्रावित करता है वहाँ से। ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने की थी, जे के पाद में, वो आप सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर अपने इस पार्ट को हटा दें तो ऑक्सीजन बनना बंद, तो पादप ऊंचा बढ़ने के बजाय इसे फैलेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, हेजिंग। ये ध्यान रखना, बाड़ बनाना। और आप एक चीज सर्च करो कि ऑक्सीजन का विपरीत कौन काम करता है, ठीक है। अब सुनो, ऑक्सीजन के अन्य नाम IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और तीसरा 2,4-D, जो खरपतवार के भी काम आता है। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या था, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और आप ये बताओ ये कौन से खरपतवार को नष्ट करता है, मोनोकोट या डाइकोट। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रंजक सामान्य पादप उत्तक के अभिरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, एसिटो, कार्माइन, कॉटन ब्लू, ट्राइपेन ब्लू और सेफ्रोनाइन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब सेफ्रोनाइन का अपने यूज़ करते हैं जो पादप उत्तक होते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मुख्य यूज़ क्या होता है।
जिसे पादप पुण्य दो प्रकार के समूहतक पढ़ते हैं ना, समूहतक। समूहतक का मतलब होता है जो भोजन प्लस पानी प्लस अन्य पदार्थ इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं समूहतक। अब ये अपने दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक का नाम है जाइलम, दूसरे का फ्लोएम। अब सुनो, जाइलम में क्या क्या होता है, वाहिका, वाहिनिका और जाइलम तंतु, और जो एकमात्र जीवित भाग होता है ना वो होता है जाइलम पेरेन काइमा। ओके, तो ये तीन तो जाइलम के मृत भाग होते हैं और एक ये जीवित होता है। इसमें फ्लोएम तंतु तो केवल मृत होते हैं, बाकी जितनी भी है चाहे वो एल्ब्यूमिन सेल्स हो, सब्सिडी सेल्स हो, जिसे अपने आप एल्ब्यूमिन सेल्स पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। चालनी नलिका, चालनी नलिका की खास बात क्या होती है, ऐसी कोशिका जो केंद्रक रहित होती है। अपने बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता, परिपक्व कोशिका में एक चालनी नलिका होती है, दूसरी आरबीसी होती है, ठीक है। फिर तंतु हो गए, तो ये है ना, मतलब आप इससे सारी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो। तो एक तो चालनी नलिका, और इसमें तंतु एकमात्र मर्द होता है, बाकी सारे इसके भाग जीवित होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइम हो गया, ओके। अब इनको जो अभिरंजित करने के लिए ना, जैसे अपनी लकड़ी का है ना, जैसे तने को देखते हैं, जो बीच का भाग होता है ना बिल्कुल गहरा लाल रंग का दिखाई देता है, तो वो कौन सा होता है, वो जाइलम होता है, ठीक है। और उसको अभिरंजित करने के लिए सेफ्रॉनिन का यूज होता है, ओके। अपने आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त में से कौन सा पौधा रेशा उत्पादक पौधा नहीं है। सुनो, रेशा उत्पादक पौधा अगर आप देखो, केकोस न्यूसिफेरा, लाइनस क्रोटोलेरिया और सेक्रेम ऑफिनिसेरम। देखो वैसे तो आपके एग्रीकल्चर का है ये, तो आप इसमें देख सकते हैं सेक्रेम ऑफिनिसेरम क्या होता है, गन्ना। तो गन्ना रेशा उत्पादक नहीं है, बाकी जितने भी है चाहे वो नारियल हो या रेई हो, कुछ भी हो, वो सारे क्या होते हैं, रेशे वाले होते हैं, ठीक है। अब अगला आपने पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दाब प्रवाह परिकल्पना दी थी। सुनो, ये अपने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट है ना, उसमें देखते हैं, तो ये पूरा अच्छे से समझ लो। देखो, दबाव या कहीं कहीं दाब लिखा होता है, प्रवाह परिकल्पना, ठीक है। ये 1930 में अर्नेस्ट मून्स, देखो इसका मतलब क्या है। पहले तो देखो, अपने पिछले क्वेश्चन में समझा था, सवनोतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम। जाइलम का मुख्य काम क्या होता है, जड़ और जड़ों से पानी और खनिजों को पत्तियों तक या पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। वहीं फ्लोएम का क्या काम होता है, पत्तियां जो भोजन बना रही है उसको किस रूप में जड़ों तक पहुंचाना, तने तक पहुंचाना। तो देखो, अब जाइलम से किससे काम करता है, मतलब 100 मीटर ऊंचे पौधे होते हैं, वहां तक पानी कैसे पहुंचता है, वाष्पोत्सर्जन है या आसंजन सिद्धांत है, वो अपने अलग से कभी पढ़ेंगे। परंतु दाब प्रवाह परिकल्पना क्या कहती है, ये कहती है कि जैसे भोजन है ना, जो ग्लूकोज के रूप में बनता है और फिर उसका परिवहन किस रूप में होता है, सुक्रोज, जो एक अनअपचायक शर्करा है, ओके। और सुक्रोज किससे मिलकर बनी होती है, बता सकते हो, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब सुनो, इसमें होता क्या है कि इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है सिंक, ठीक है, और दूसरा होता है स्रोत। इन दोनों का मतलब देखो, जहां भोजन बना है वो सोर्स की तरह काम कर रहा है, और जहां भोजन जाके इकट्ठा होगा वो सिंक की तरह है, ओके। अब देखो, सिंक का काम कौन करेगा, पत्ती, ठीक है। अब सुनो, लीफ, तो लीफ काम करेगी। अब लीफ में भोजन बना, अब देखो इसका स्थानांतरण कैसे होगा कि पास में फ्लोएम होगा, चालने का,
उसमें क्या होगा, सुक्रोज को एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से अंदर लाया जाएगा। अब एक बात सोचो, सुक्रोज अंदर आई तो अंदर की सांद्रता क्या होगी, बढ़ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, प्राशन का एक नियम होता है, पानी हमेशा कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ जाता है, तो पानी भी इधर से इधर आएगा, तो पानी आने से यहाँ का दबाव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये चल के आगे की ओर परिवहन करेगा। फिर जहाँ ये सिंक बना हुआ है, मतलब जहाँ भोजन का स्टोरेज होगा, वापिस इसको एक्टिवली बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ इसको सुरक्षित कर दिया जाएगा। समझ गए? आगे द्विनामपत्ति किसके द्वारा दी गई थी? देखो ये आप सभी जानते हो, द्विनामपत्ति केरलस लीनियस। द्विनामपत्ति की मुख्य मुख्य बातें क्या होती है? पहली बात तो यही है कि इसको केरलस है लीनियस द्वारा दी गई थी। दूसरी बात है इसमें शब्द है भाषा, कौन सी भाषा में? इटालिक में। इटालिक भाषा का मतलब क्या होता है? एक तो पहली बात तो उसको टेढ़ा लिखो जैसे मैंने लिखा है, और दूसरी बात इसके नीचे अंडरलाइन, ओके। और तीसरी बात लैटिन। ये बताओ लैटिन में क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैटिन में इसलिए लिखते हैं क्योंकि लैटिन भाषा मर्द है, और मर्द भाषा को क्यों चुना? ताकि क्षेत्र के अनुसार उसमें परिवर्तन ना हो, ओके। तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, इन दोनों शब्दों में पहले वंश फिर जाति, और फिर इसमें खास बात है वंश का पहला अक्षर बड़ा, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप। देखो इसको, इनको ध्यान से समझो। अपने जेनेटिक्स है, अनुवांशिक में दो प्रकार के विकार होते हैं। एक होता है गुणसूत्रीय विकार, दूसरा होता है मेंडलीय विकार। देखो इन दोनों में अंतर क्या है? मेंडलीय विकार है, मेंडली क्या नाम दिया था? एक आपने नाम सुना फैक्टर, और फैक्टर को अपने क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है। देखो अगर मैं एक साइड में कोशिका बनाऊँ, ये कोशिका के अंदर मान लो इसके अंदर डीएनए रहता है। अब उस डीएनए को अगर मैं लंबा करूँ तो उसका एक छोटा सा भाग जो आरएनए का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है। और इसी जीन को मेंडल ने क्या बोला था? कारक। समझ गए? तो देखो जीन कहाँ रहती है? डीएनए के ऊपर, और ये डीएनए जब संगठित होता है कोशिका विभाजन के समय तो किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का। और ये डीएनए कितने टुकड़ों में? 46 टुकड़ों, मतलब 23 एक साइड 23 दूसरी साइड, ओके। तो देखो अगर मेंडल का संबंध किससे था? जीन से। अर्थात अगर जीन में गड़बड़ी होगी तो कौन सा विकार होगा? मेंडलीय विकार, ओके। अगर पूरा गुणसूत्री गायब हो गया, 46 से 47 हो गए या 45 हो गए, तो कौन सा विकार होगा? गुणसूत्री, ओके। समझ गए? तो ये मेंडलीय विकार किससे संबंधित है? जीन से। और गुणसूत्री विकार पूरे गुणसूत्र से, ओके। अब देखो अपने नॉर्मली सिलेबस में ना ये दिया हुआ है, इसके 3 भाग में। पहला तो दिया है डाउन, दूसरा है टर्नर, तीसरा है क्लाइन फेल्टर, ठीक है। अब देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जैसे अपने 21 नंबर गुणसूत्र है ना, देखो गुणसूत्र 2 ऐसे पंक्तियों में सजे हुए हैं, ठीक है। तो जो 21 नंबर गुणसूत्र है ना, इसमें ये अलग नहीं हो पाता है कि एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ओके। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोम। क्या बोलते हैं? इसका 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने के कारण, मतलब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होने के कारण। तो देखो इसमें मुख्यतः क्या होता है? आदमी मेंटली रिटार्टेड हो जाता है, मतलब पागलपन, थोड़ा मतलब पागल नहीं कह सकते, मतलब मंदबुद्धि, सारा प्रोसेसर स्लो। अब देखो दूसरा टर्नर, देखो इसे याद रखो, टर्नर से टूट गया, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र है? 44 प्लस XY या XX। तो देखो एक गुणसूत्र गया, तो बचा क्या? Y क्रोमोसोम गया, बच गया XO, ओके। मतलब टर्नर में क्या होता है? टूट गया, मतलब गुणसूत्र कितने? 46 से कितने बच गए? 45। और क्लाइन फिल्टर, इसमें याद रखो टूटा नहीं,
ग्लाइडिंग वेक्टर में कोनिक टूटी, ये याद रख लो। तो क्या होगा, 44 नहीं टूटा तो एक एक्स्ट्रा आ गया, 44 XX Y। ओके, तीनों में अंतर समझ में आ गया। देखो ये दोनों की दिक्कत क्या है, ये सर्टाइल होते हैं। सर्टाइल का मतलब क्या था, बांस। ओके ना, ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, जलीय जंतुओं का श्वसन। सुनो, जलीय जंतु होते हैं वो कैसे शोषण करते हैं, पहले तो एक बात सोचो, आपने मछली देखी होगी, मछली के ऐसे नेक के ऐसे निशान से होते हैं, उनको बोलते हैं गलफड़े, ठीक है, या फ्रेंजियल गिल्स। ओके, तो सारे जलीय जंतु किसके द्वारा, गलफड़े के द्वारा अंदर पानी लेके जाएंगे और उस पानी के अंदर क्या होगी, घुली हुई ऑक्सीजन, उस O2 को अलग कर लेंगे और उसी के द्वारा, देखो फेफड़े अपने समय किसके द्वारा होता है, फेफड़े, गलफड़े मछलियों में जितने भी जलीय जंतु होते हैं, त्वचा, अर्थवों, कैंसुआ, ट्रेकिया। देखो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन किस में होता है, आर्थ्रोपोडा, या एक अलग से नाम बुक लंग्स, याद रखना, ठीक है। अब निम्नलिखित कौन सा एक प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, BM, BAC, इक्वार। देखो कैसा क्वेश्चन है, कैसे आप इसको कैसे कर सकते थे। सुनो, आपने जब जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी में एक नाम आता है वेक्टर का, PBR 322। देखो अगर आपने उसका डायग्राम बनाया तो DNA के अलग अलग टुकड़ों को तोड़ने के लिए ना कुछ अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को एंजाइम को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आपने उसमें देखा होगा इको आर फर्स्ट, बाम फर्स्ट, PST, ठीक है, और PST के अलावा हिंड थर्ड। और आपको एक चीज और याद आनी चाहिए कि हिंड थर्ड जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था, हिंड सेकंड। ओके, तो ये सारे क्या काम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनका क्या काम है, ये सारे के सारे DNA को एक विशिष्ट स्थान से काटते हैं। और इक्वार का आपको पता होना चाहिए, इसका कोड क्या होता है, GATTC, ठीक है। अर्थात इनको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, किससे भी पढ़ो, दोनों को एक जैसा पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक। पैलेंड्रोमिक का मतलब होता है चाहे जैसे अपने कणक शब्द है, इसको चाहे ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, कैसे भी पढ़ो, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसमें अपने ये तो सारे हैं ही, तो इसमें BMBA इक्वार में हिंड है, BAC क्या है, ये आप अगर जेनेटिक्स पढ़ते हो, BAC और YAC दो वेक्टर हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये तो दोनों क्या है, वेक्टर, और ये तीनों क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गेहूं में लूज स्मट ऑस्ट्रेलोगोटेटिके का कारण होता है जो किस फाइलम से संबंधित है। सुनो, ये क्वेश्चन है फंजाई से। ओके, तो देखो अपने फंजाई पढ़ते हैं ना, फंजाई की जनरल बातें, पहली बात तो ये होती है मर्तोपजीवी या परजीवी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मत कर देना कि फंजाई प्रकाश संश्लेष से होती है, ठीक है। सबसे पहले इनकी मुख्य बात ही क्या होती है, मर्तोपजीवी या परजीवी। दूसरी बात बहुकोशिकीय, ठीक है। आप एक कोशिकीय फंजाई का नाम बताओगे। ओके, तीसरी बात कवकों की खास बात है, इनका सामान्य लक्षण, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन, और काइटिन की किसकी बनी होती है, ऑर्थोपोडा में कॉकरोच।
ठीक है। और फंजाई के बारे में देखो, अपने फंजाई को ना मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। और 4 भागों में बांटने का कारण क्या है? उनके लैंगिक स्पोर के आधार पर, ठीक है। अब सुनो, इनके लैंगिक स्पोर के आधार पे जिसमें स्पोर बनते हैं, अब स्पोर आपने नाम सुना होगा कि जाइगोस्पोर, जूस्पोर, ऊस्पोर, कुछ उसमें से मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो देखो, अपने को पहले तो याद रखना है कि जिस 4 भागों में बांटते हैं ना, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर किसमें बनते हैं? एस्कोमाइस्टीज। दूसरा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइस्टीज में। तीसरा जिसमें कोई लैंगिक स्पोर नहीं होता, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, वो कौन सा है? ड्यूटेरोमाइस्टीज। ये ध्यान रखना। ओके, अब सुनो, देखो इसके चारों भाग क्या है, अपने पहले नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। देखो, पहला होता है फाइकोमाइस्टीज, ठीक है। फाइकोमाइस्टीज के आपको 3 नाम याद रखने हैं जो अपने दिए हुए हैं। फाइकोमाइस्टीज, ट्रिक राम, RAM, ओके। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण राइजोपस, ठीक है। और दूसरा ए से एल्बुगो। अब ये बताओ एल्बुगो के कारण क्या होता है, ठीक है। और M से म्यूकर, ओके। ये तीनों एग्जांपल ध्यान रखोगे हर हालत में। और आप एक चीज़ सर्च करोगे कि एल्बुगो के कारण कौन सा होता है, किस में होता है, गेहूं में होता है या फिर सरसों में होता है। दूसरा होता है एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज की खास बात, इसमें कौन से स्पोर बनते हैं? एस्कोस्पोर, ओके। अब आप इसमें ये भी देखोगे एस्कोस्पोर बेजात होते हैं, बाह्य बनते हैं या अंदर बनते हैं, कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, 4 बनते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप देखोगे एक बार जरूर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, न्यूरोस्पोरा, ध्यान रखना, न्यूरोस्पोरा बहुत, इसे क्या बोलते हैं? पादप जगत का ड्रोसोफिला, ठीक है। क्योंकि देखो ड्रोसोफिला है ना, ड्रोसोफिला किसके लिए यूज हुआ था और किसने उपयोग किया था? मॉर्गन ने, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। और ड्रोसोफिला मॉर्गन ने और किसकी खोज की थी? लिंकेज, सैलगंता, ठीक है। और पादप में सबसे ज्यादा जेनेटिक्स के प्रयोग किस पे होते हैं? न्यूरोस्पोरा पे, ठीक है। दूसरी मोरेल, ट्रफल, ठीक है, जो खाने योग्य होते हैं। और एक जो आपने ड्रग सुना होगा LSD, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड, जो कौन सी कवक से प्राप्त होती है? क्लेविसेप्स। और सबसे फेमस एग्जांपल एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पैरासीटामोल बनती है ना अपने टेबलेट, तो वो कौन सी होती है? उसका क्या नाम होता है? पेनिसिलियम नोटेटम, ओके। अब देखो, आपने 2 पढ़ लिए, तीसरा कौन सा है? 3rd नंबर पे आता है बेसिडियोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज। इसमें कौन सा था? अस्टिलेको। और अपने क्वेश्चन में भी किसके बारे में पूछा था? इसी के बारे में, अस्टिलेको, जिसे रंट सिमट बोलते हैं, ओके। और बेसिडियोमाइस्टीज की खास बातें, इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। और देखो, इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। और ड्यूटेरोमाइस्टीज में कौन सा नहीं होता है? लैंगिक। और इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण फंजाई। क्या बोलते हैं? अपूर्ण फंजाई। ये PYQ है, सारे के सारे ड्यूटेरोमाइस्टीज में अपूर्ण फंजाई किसको बोलते हैं, लैंगिक जनन किस में नहीं पाया जाता है, अलैंगिक जनन किस में नहीं पाया जाता है। और फिर इसके अलावा इसके उदाहरण ट्राइकोडर्मा है, अल्टरनेरिया है, कोलिकोट्राइकम है, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है।
तो ये चीज़ें देख लेना। तो अस्टिलेगो किस में आता है, एड्समट वाला बेस्टियोमाइस्टीज में, और बेस्टियोमाइस्टीज में क्या बनते हैं, बेस्टियोस्पोर। अब ये भी देखना ये कितने बनते हैं, 4 बनते हैं या 8 बनते हैं। देखो एप्लेनो से याद रखना 8, और बेस्टियो कितने बनते हैं, 4। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रूड चैम्बर शब्द का प्रयोग। देखो ब्रूड चैम्बर किस रिलेटेड है, मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, या झींगा है, या रेशम है, सोचो। देखो सबसे ब्रूड चैम्बर जो शब्द यूज होता है ना वो मधुमक्खी, और रेशम कीट के लिए कौन सा होता है, सोचो रियरिंग हाउस, और झींगा एक्वाकल्चर, और मछली पालन के लिए क्या होता है, हैचरी। ये शब्द आपके एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा सारे के सारे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, सारे के सारे देख लेना एक बार। सिट्रस कैंकर बताओ किसके कारण होता है, सिट्रस कैंकर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइट्रस कैंकर होता है वो, देखो जो सिट्रस कैंकर होता है ना मुख्यतः जो कछुओं में पाया जाता है, कई और जो उनको सेल को नष्ट करने वाला था ना, जो स्यूडोमोनास, और स्यूडोमोनास कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव, ये ध्यान रखना। देखो वाटसन और ट्वीट किसके लिए प्रसिद्ध है, सुनो। जब अपनी डीएनए की संरचना देखते हैं ना, तो डीएनए की संरचना आपने एक बात ऐसी देखी होगी, इसको बोलते हैं, देखो पहली बात तो कितने लड़ियां, 2 लड़ियां, ठीक है, इनको बोलते हैं डबल हेलिक्स। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन व क्रिक। ओके, ये ध्यान रखना। अब सुनो, देखो इसमें आपने इधर देखा हुआ 5, इधर देखा हुआ 3, और अब देखो ये आया, तो ये कौन सा हुआ 3, ये 5 डेज, मतलब ये एक दूसरे क्या होती है, प्रति समांतर, समांतर नहीं होती है, क्या होती है, प्रति समांतर, मतलब एंटी पैरेलल, प्रति समांतर। अब देखो डीएनए की अगर मैं संरचना बनाऊं, तो मैंने आपको पहले बताया था डीएनए में क्या क्या होता है, एक होता है शर्करा, दूसरा क्या होता है, सोचो पीछे बताया था, फॉस्फेट, और तीसरा क्या होता है, N2 क्षार। अब देखो अगर मैं संरचना बनाऊँ, मैं सिंपल सी, जैसे आपने कक्षा में पढ़ा हुआ, देखो अगर मैं नंबरिंग दूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और एक ग्रुप जुड़ा होता है यहाँ H या CH2OH। तो देखो और ऐसे कुछ नहीं होता, अगर ये डीएनए है, देखो यहाँ जो आरएनए होता है उसमें एक्स्ट्रा OH होता है, और यहाँ OH नहीं होता है, और इसमें यहाँ एक्स्ट्रा OH होता है। ये 1 नंबर कार्बन यहाँ से जुड़ते हैं N2 बेस। N2 बेस कौन सा होगा डीएनए, तो या तो एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन के सामने कौन जुड़ता है, थाइमिन, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। अगर यहाँ आरएनए होता तो कौन होता, यूरेसिल। और देखो जीसी के मध्य, ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कितने बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 3, और जैसे इसमें कितने बॉन्ड होते हैं 2। ये ध्यान रखना, ये पीवाईक्यू बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षार है, एडेनिन, ग्वानिन, और एडेनिन, थाइमिन, और ग्वानिन और साइटोसिन, इनके मध्य ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, एस बॉन्ड। अब सुनो, जैसे ये एक लड़ी है, इसके एक लड़ी के सार इस साइड आ गई, दूसरे जो क्षार है ना, वैसे भी इधर भी एक है, इसी टाइप का होगा, 1 नंबर कार्बन, और ऐसे क्षार शर्करा बनी होगी,
और उसमें उसका सिरा होगा, तो इस एक दूसरे उल्टे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर सिरा है, ये 5 नंबर है, तो ये 5 नंबर होगा, तो इसका क्या होगा, ये जस्ट इसके उल्टा होगा, तो इधर ऊपर 3 डेज सिरा आएगा सामने वाला। तो देखो ये 5 डेज है और ये कौन सा है, 3 डेज है, ओके। और डीएनए इससे आगे चलता है, मतलब डीएनए की सरकार अगर डीएनए बनेगा तो कहाँ से बनेगा, 5 से 3 की तरफ, ये ध्यान रखना, ओके। और यहाँ से क्या जुड़ता है, 5 से फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3-। देखो अब ये फॉस्फेट है ना, अगर आप इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो पहली बात तो ये पूछ सकता है डीएनए पे कौन सा आवेश होता है, डीएनए पे ऋणात्मक होता है। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर या फॉस्फोरस, तो डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस। और डीएनए एसिडिक होता है या बेसिक होता है या अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो सीधे फॉस्फोरिक एसिड का संयुग्मी में क्षार है, तो ये क्या होगा, अम्ल। और अगर आप नाम पढ़ते हैं तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाटसन और क्रिक ने किसका प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था, डीएनए की संरचना, तो इसका राइट आंसर सेकंड। निम्नलिखित में से किस में मानव रक्त कणिकाओं में वृद्धावस्था में केंद्रक नहीं होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 2 ही कोशिका होती है, एक साली नलिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और दूसरी आरबीसी, ये ध्यान रखना। अब अपने आरबीसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहली बात है आरबीसी बनती कहाँ है, कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा कहाँ होता है, जो अपने हड्डियों के बीच की जगह होती है ना, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ ये अस्थि मज्जा में, दूसरी से आरबीसी की आकृति उभयअवतल, ठीक है, बाइकोनकेव। तीसरी चीज आरबीसी में बताओ केंद्रक नहीं होता है। अब केंद्रक नहीं होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो अर्थात आरबीसी के अंदर श्वसन कौन सा होता है, अनऑक्सी, कौन सा होता है, अनऑक्सी श्वसन, ओके। ना आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना कुछ और होता है, आरबीसी के अंदर होता है क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है, आयरन, और वो भी कौन सी स्टेज में, Fe+2 में। और Fe+2 को क्या बोलते हैं, फेरस। अगर ये Fe+3 में चला जाए तो ये हो जाता है फेरिक, जो किसी काम का नहीं, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मतलब। और आरबीसी के साथ में जितनी भी और सेल्स होती है ना, जैसे अपने ब्लड के कंटेंट में पढ़ते हैं, WBC, प्लेटलेट्स, सभी का निर्माण किस में होता है, बोन मेरो में, अस्थि मज्जा, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है क्या WBC के अंदर केंद्रक होता है, जरूर। WBC के अंदर WBC को अपने 2 प्रकार में बांटते हैं, एक तो ग्रेनुलोसाइट और दूसरी एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है, एग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है। जैसे ग्रेनुलोसाइट की अपने बात करें तो उसमें छोटे छोटे कण से दिखाई देते हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, केंद्र के एक से ज़्यादा लोब पाए जाते हैं। तो उसका उदाहरण कौन सा है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेज है। और एग्रेनुलोसाइट किसमें होता है, जिसमें केवल एक ही केंद्रक होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल की संरचना का आवश्यक खनिज है, सुनो। इसमें 2 देख रहे हैं, एक मैग्नीशियम, एक आयरन, एक मैग्नीज, कॉपर। आप अपने चारों के बारे में देख लेते हैं। देखो पहली बात तो आयरन, आयरन क्या क्लोरोफिल की संरचना का भाग है, बिल्कुल भी नहीं। आयरन किस में काम आता है, क्लोरोफिल के संश्लेषण में। अगर आयरन नहीं होगा तो क्या क्लोरोफिल बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अगर आपको आयरन का पूछा जाए, आयरन किस काम में आता है, क्लोरोफिल के संश्लेषण में। मैग्नीज, बिल्कुल, जो पोरफायरिन रिंग होती है ना, उसका केंद्रक भागी कौन सा होता है, मैग्नीशियम, ओके। और आप सोचो मैग्नीज क्या काम आता है, वाटर स्प्लिट में, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है ना, जल विघटन में। और कॉपर, अब देखो कॉपर किस में काम आता है, आपने श्वसन पढ़ा है, श्वसन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ETS, या तो ETS के अंदर जो मोबाइल क्रिया होता है ना, उसमें पायरोडोक्सिन नाम आएगा, फेरिडोक्सिन नाम आएगा, तो वो किसका बना होता है, कॉपर का। ये तीनों ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर मैग्नीशियम, ओके।
सॉरी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बीच में रह गए ना, चलो अपने देख लेंगे। और आयरन क्लोरोफिल के संश्लेषण में काम आता है, परंतु क्लोरोफिल का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना। मैग्नीज वाटर सल्फेट और कॉपर ईटीएस में मोबाइल कैरियर पायरोडॉक्सिन, याद रखना नाम, ठीक है। प्लाज्मिड्स माने तो क्या होता है, ये देखो प्लाज्मिड अपने को आपने देखें तो देखो, अगर मैं कोशिका को बांटूं दो भागों में, जो कोशिका पहले बनी थी उनका नाम क्या था, प्रोकैरियोट। क्या नाम था, प्रोकैरियोट। जो नई कोशिका है उनका क्या नाम है, यूकैरियोट। अब सुनो, प्रोकैरियोट कोशिकाएं कौन सी थी, जिनके अंदर झिल्ली अंग थे। क्या थे, झिल्ली अंग, अर्थात उनमें किसी भी कोई भी कोशिकांग है उसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। तो अगर मैं बनाऊं कोशिका, तो ये अगर प्रोकैरियोट का टिपिकल एग्जांपल बैक्टीरिया, अगर मैं बैक्टीरिया की संरचना देखूं तो बाह्य झिल्ली कौन सी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये इसकी संरचना होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या बोलते हैं, म्यूरिन। ये दोनों शब्द ध्यान रखना। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, फिर इसके नीचे कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली भी ऐसी नहीं होती है, कोशिका झिल्ली पता है क्या, इसकी कोशिका झिल्ली खास बात होती है, अगर मैं बनाऊँ तो उसकी कोशिका झिल्ली ऐसे वलन के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और इस संरचना को क्या बोलते हैं, म्यूजोसोम। और म्यूजोसोम में क्या पाया जाता है, श्वसन एंजाइम। ओके, ये ध्यान रखना। म्यूजोसोम का क्या काम होता है, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोकैरियोट में श्वसन करने के लिए कौन से अंग होता है, म्यूजोसोम, जो किससे बनता है, जो प्रोकैरियोट की कोशिका झिल्ली होती है ना उसके फोल्डिंग होने से। और इसके अंदर होता है डीएनए, जो डीएनए बिल्कुल बिखरा सा रहता है कोशिका द्रव्य में, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ओके, देखो एक तो ये मेन डीएनए हो गया, दूसरा इसके अंदर होता है सर्कुलर डीएनए। दूसरा क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। और जो सर्कुलर डीएनए ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसका आनुवंशिक पदार्थ कोई काम का है, इसके बिना बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा। बस इसके अंदर क्या होता है, प्रतिरोधी, जो प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधी जीन होती है ना, जैसे आपने सुना होगा कि पहले अपने पैरासिटामोल टेबलेट लेते वो 250 mg भी काम कर जाती थी, फिर 500 ले रहे हैं, अब 650 mg वाली भी काम नहीं करी, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया उसके प्रति प्रतिरोधी उसका है। और वो प्रतिरोधी की जो जीन होती है ना, वो एक जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है ना सर्कुलर, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है, ये होता है। और प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में। और यही आगे चलकर अपने किस काम में आता है, वेक्टर। ओके, अब वेक्टर का आपने दो अपने नाम पढ़े थे पहले, BAC, YAC, और जो आर्टिफिशियल बनाया गया है PBR 322। BAC का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और जो अपने द्वारा बनाए गए, ये तो देखो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो अपने द्वारा बनाया गया वो कौन सा है, PBR 322। ये वेक्टर है, वाहक की तरह। और प्लाज्मिड भी किसकी तरह काम करते हैं, वेक्टर की तरह। ओके, अब यूकैरियोट में क्या होते हैं, झिल्ली युक्त। अब आपको पता होना चाहिए, बहुत बार PYQ आता है, द्विझिल्ली वाले कौन से होते हैं, एकल झिल्ली वाले कौन से होते हैं, और झिल्ली रहित कौन से होते हैं। आप नाम सोचो, द्विझिल्ली वाले आपको पता होना चाहिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा केंद्र, ये तीन ही होती हैं। और एकल झिल्ली वाले जो अंतःझिल्लिका तंत्र का पार्ट होते हैं ना, ER, गोल्जी बॉडी, रसदानी, हाँ, ये किसके भाग होते हैं, इसके। और इसके अलावा कौन सा आ गया, लाइसोसोम। देखो आपको ना इसमें दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, अंतःपर्दरी जालिका, गोल्जिकाए, रसदानी और लाइसोसोम। और ये सारे क्या होते हैं, एकल झिल्ली होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, ग्लाइयोसोम, ब्रोक्सोम, वो आपने पढ़ा होगा। और फिर झिल्ली रहित कौन सा होता है, राइबोसोम। और अगर एक यूकैरियोट कोशिका है तो उसके अंदर कौन सा राइबोसोम होगा, 80S। और 80S किससे मिलकर बना होता है, याद करो, 60S प्लस 40S।
और प्रोकैरियोट में कौन सा होता है, राइबोसोम 70S। ये किससे मिलकर बनाता है, 50S प्लस 30S। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। और राइबोसोम, अब राइबोसोम एकमात्र कोशिकांग है जो दोनों के अंदर उभनिष्ठ, और दोनों में अंतर भी क्या है आपने समझ लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपने कौन सा नेमटोडों के कारण ये कर लिया आपने सर, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं। आनुवंशिकी का गुणसूत्रीय आधार सिद्धांत, इसको देखो, जेनेटिक्स से भाई बहुत पूछना है। सुनो, देखो पहले तो अपने इसका मतलब समझते हैं क्या। पहले क्या था, अपने जैसे जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो अपने किसके बारे में पढ़ते हैं, मेंडल के बारे में। मेंडल ने क्या बोला था कि एक फैक्टर नामक, मतलब फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं कारक, कोई कारक नामक एक इकाई होती है जो अपन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो इन्होंने देखा कि यार, मेंडल ने उसको क्या बोला था, कारक, और बाद में ये कारक के आगे चल के किसके रूप में पहचाना गया, जीन। देखो, जो इन्होंने बताया था, जो गुणसूत्र स्थान दिया था, उन्होंने बोला था कि जो जीन है ना, उन्हीं की तरह कौन काम करते हैं, गुणसूत्र। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है। देखो, बात तो एक ही है ना कि गुणसूत्र के अंदर भी क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या होती है, जीन। अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन जा रही है, या मैं ये बोलूँ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए जा रहा है, या मैं बोलूँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र जा रहे हैं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि गुणसूत्र के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है, जीन। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जैसे डीएनए है ना, अच्छा इन्होंने बोला है कि आनुवंशिक गुणसूत्र किसके द्वारा दिया गया था। हाँ ठीक है, ये वोल्टर और स्टर्न थे। ठीक है, कौन थे, वोल्टर और स्टर्न। ओके, ये ध्यान रखना। और आप सिद्धांत भी समझ गए उनका, इसका मतलब क्या, आनुवंशिकता गुणसूत्र सिद्धांत का मतलब है जिस तरह जीन जाती है एक पीढ़ी से, और रियल में तो जाती तो गुणसूत्र ही है। तो इन्होंने बोला था जैसे जीन का व्यवहार है वैसे किसका व्यवहार है, गुणसूत्रों का। ओके, निम्नलिखित में कौन सा एक स्टॉप कोडॉन नहीं। ओके, तो अपने 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहली बात है कोडॉन होता क्या है। अगर मैं समझूँ, सेंट्रल डोग्मा आपने नाम सुना होगा। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। देखो अपने पास जो ऐसा, देखो डीएनए से आरएनए बन रहा है, ये बात समझ में आती है। इसको क्या बोलते हैं, अनुलेखन। इसको क्या बोलते हैं, अनुवादन। ये ध्यान रखना। और डीएनए से डीएनए को बनना क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण। देखो, इसको बोलते हैं प्रतिलिपिकरण, इसको बोलते हैं अनुलेखन, और इसको बोलते हैं अनुवादन। और आरएनए से अगर डीएनए वापस बन रहा है तो इसको बोलते हैं रिवर्स अनुलेखन। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। तो रिवर्स अनुलेखन किस में पाया जाता है, नॉर्मली सोचो, जो जितने प्रकार के वायरस होते हैं ना, जैसे HIV, उनमें पाया जाता है। अब देखो, आरएनए से प्रोटीन बन रही है ना। देखो, प्रोटीन किसकी मिलकर बनी होती है, एमिनोमर, एमिनो एसिड। अब आरएनए किसका मिलकर बनाता है, देखो मुख्यतः आपको बताया था नाइट्रोजन क्षार, राइबोज शुगर, फॉस्फेट, परंतु उनमें अलग क्या होता है, बाकी तो सारी चीजें उनमें अलग होता है, नाइट्रोजन क्षार। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ये बोला कि तीन नाइट्रोजन क्षार है ना, जैसे AG कुछ भी हो, मतलब एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, जैसे आपको जो मन में आए, CUG, मतलब साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ये तीन के ग्रुप है ना, ये तीन के ग्रुप किसको बनाते हैं, एक एमिनो अम्ल को बनाते हैं। ये बात ध्यान रखना, तीन के ग्रुप एक एमिनो एसिड को बनाते हैं। तो देखो, जैसे ये आरएनए, इस आरएनए के चारों तरफ है राइबोसोम की यूनिट आके जुड़ी, और वह क्या, इसमें भी 3 साइटें होती है। एक एग्जिट साइट होती है, जहाँ एमिनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, उसको P साइट बोलते हैं। जहाँ एमिनो अम्ल आके जुड़ते हैं उसको A साइट बोलते हैं। तो 3 साइट होगी, जहाँ से बाहर निकलते हैं उसको एग्जिट साइट, जहाँ आके एमिनो अम्ल रुकते हैं A साइट, और जहाँ दोनों मध्य बॉन्ड बनता है उसको P साइट। 3 साइट होती है। ठीक है, ध्यान रखना तीनों का नाम। तो देखो, ये तीन के ग्रुप आते जाएंगे, और यहाँ से tRNA कौन काम करेगा, tRNA किसको लाएगा, एमिनो अम्ल को, और लाके आरएनए के ऊपर देखेगा, और राइबोसोम के साथ मिलकर
उनको जोड़ता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा। अब देखो इसमें अपने को पहले समझने वाली बात है ना, अगर स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अगर अपने को AUG कोडोन मिलता है ना तो होगा स्टार्ट, और AUG किसको कोड करता है, मेथियोनिन को, किसको, मेथियोनिन को। अब देखो 3 होते हैं स्टॉप कोडोन, अगर वो कोडोन मिल गई तो अपने को रुकना है। देखो आप उनको तीनों का नाम कैसे याद रखो, पहले तो एक याद रखो UAA, ठीक है, फिर याद रखो UAG, और एक याद रखो UG। ओके, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, 3 तो है ही, UA, UAG, UGA, कौन सा नहीं है, UGU, ये शायद सिस्टीन को कोड करता है। और इसका आंसर ये है। निम्न में कौन सा एक पोरीफेरा, देखो अपने एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना, तो उसमें पोरीफेरा सबसे पहला जगत। पोरीफेरा की खास खास बातें, ये लगभग सारे क्या होते हैं, जलीय, और इनका शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का। फिर इसकी अगली बात कि इनकी आकृति क्या होती है, असममित, और इनके जीवों को क्या बोलते हैं, स्पंज, क्योंकि ये किस की तरह होते हैं, स्पंज की तरह, बिल्कुल पिल्ले से। ओके, तो देखो स्पॉन्जिला है, साइकोन है, ये सारे क्या है, स्पंज के उदाहरण है, ठीक है। जैसे स्पॉन्जिला सोजल स्पंज है, साइकोन है, तो ये ध्यान रख लेना, इसके सारे एग्जाम्पल। पिरामिसियम किसका हो गया, सोचो सोचो, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा का सदस्य यूग्लिना, यूग्लिनोइड का है। प्लाज्मोडियम भी किसका है, सोचो, प्रोटोजोआ। तो ये सारे तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोटिस्टा। जैसे अपने पंचजगत पढ़ते हैं ना, पंचजगत में पहला मोनेरा, मोनेरा के अंदर सारे प्रोक्रियोट, बाद में प्रोटिस्टा जो एक उसके यूक्रियोट वो आते हैं। फिर उसके अलावा और उसमें जो प्रोटोजोआ है ना, अलग अलग उसको अपने 5 भागों में, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्रेजिएट, यूग्लिनोइड, अपोंकॉक, और फिर होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ओके, और यूग्लिना की खास बात है, ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और भक्षण भी। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी। तो इसका सही आंसर है साइकोन, स्पंज। निम्नलिखित कौन सा एक C3 पादप है, देखो पहली बात तो ये कि C3 का मतलब क्या है। अगर आप C3 साइकिल पढ़ते हो ना, प्रकाश संश्लेषण में 2 प्रकार की विक्रिया होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने प्रकाश संश्लेषण चैप्टर जब पढ़ा था तो आपने 2 प्रकार की विकसित हुई थी। एक होता है प्रकाश विक्रिया, दूसरी होती है अप्रकाशीय विक्रिया, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट, पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट कितनी जलयुक्त होता है, द्विजलयुक्त, ये ध्यान रखना। ओके, अब अगर मैं इसकी खास बात कहूँ तो इसके अंदर कुछ ऐसे सिक्के से, ठीक है। एक सिक्के को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड, और इस ढेर को क्या बोलते हैं, ग्रेना, और ऐसे बहुत सारे ढेर होते हैं। और ये आपस में एक रोड से जुड़े होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिला। और इसके अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, जो खलिस्तान होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, सर्कुलर DNA, जो आपने पढ़ा था ना बैक्टीरिया में प्लाज्मिड वाला, वैसा ही DNA पाया जाता है। इसके खुद के राइबोसोम होते हैं, देखो इसका खुद का DNA है, खुद के राइबोसोम होते हैं, खुद की प्रोटीन नहीं बना सकता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, ये तो क्या हो गया, सर्कुलर DNA। और सर्कुलर DNA क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग। ओके, और अर्ध स्वायत्त अंग होने के कारण पहली बात, और अर्ध स्वायत्त अंग कौन सा होता है, याद है आपको, और कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ध्यान रखना। सेम स्ट्रक्चर होता है, द्विजलयुक्त होता है, अंदर की लाइन थोड़ी फोल्डेड होती है, उसको क्रिस्टी बोलते हैं, उसके अंदर भी सर्कुलर DNA पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, सारी चीजें। देखो जो प्रकाश विक्रिया होती है ना, वो किस में पाई जाती है, थाइलेकोइड में, और जो अप्रकाशीय विक्रिया होती है वो किस में पाई जाती है,
स्ट्रोमा। अब ये मत सोचना कि अप्रकाशीय विक्रिया में रात को होती है, रात को नहीं होती है। जिससे प्रकाशीय विक्रिया में जो एटीपी और NADPH बनते हैं, उन्हीं का उपयोग, इसी ऊर्जा का उपयोग करके किसका निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में? अप्रकाशीय विक्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज। ओके, तो देखो, एक तो होता है, आपने रूबिस्को एंजाइम सुना होगा। इस विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है? रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्रिया कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करे तब तो प्रकाश संश्लेषण, अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तब प्रकाश शोषण। ओके, और प्रकाश शोषण में कौन सा कोशिका काम होता है? पर ऑक्सीसोम। ओके, ये ध्यान रखना, इतनी चीजों। अब सुनो, रूबिस्को, अब रूबिस्को है ना, RUBP, ये कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का। कितने का होता है? 5 कार्बन। इसके साथ CO2 मिली, तो इससे जो पदार्थ बनता है ना, वो 2 अणु बनते हैं, 3PG, फॉस्फोग्लिसराइड एसिड। इसके कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। और इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। इस कारण इसको, जो पहला उत्पाद है ना, स्थायी उत्पाद, वो 3 कार्बन का बन रहा है, इस कारण इसको C3 साइकिल बोलते हैं। अगर ये सामान्यतः पौधों में पाया जाता है, जो जहाँ टेम्परेचर कम हो। देखो, जैसे O2 के साथ ये क्रिया कब करता है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तब क्या होता है? प्रकाश शोषण। और प्रकाश शोषण में किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और उसको हटाने के लिए किसका यूज होता है? पेरोक्सीसोम का। ये आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा हुआ। और C3 साइकिल है, C3 साइकिल समझ गए। और C4 साइकिल में क्या बनता है? अगर ये स्थायी उत्पाद है ना, जैसे उसमें होता है पेपकेज। जो गर्म जलवायु के पौधे होते हैं ना, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहाँ सीधा C3 साइकिल नहीं होता है, वहाँ होता है पेपकेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और इससे बनता है 4, इसमें अगर ये 3 कार्बन का होता है और इसमें 1 कार्बन CO2 और मिली, तो एक 4 कार्बन का यौगिक बनता है मेलोनिक एसिड। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। अब देखो, अपने जितने भी पौधे हैं ना, लगभग देख लो, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, इनमें कौन सा साइकिल पाया जाता है? C4 साइकिल। और जो गेहूं है, चावल है, इनमें कौन सा होता है? C3 साइकिल। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर समझ गए? ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो इनमें निम्नलिखित में कौन सा एक है? C3 पौधा। C3 पौधा कौन सा है? चावल। और ज्वार, गन्ना, मक्का। और आप एक चीज और बताओगे, आपने प्लांट एनाटोमी में पढ़ा होगा, क्रेन्स एनाटोमी। तो क्रेन्स एनाटोमी भी किस में पाई जाती है? ज्वार, गन्ना, बाजरा। जिन पादपों में C4 साइकिल पाई जाता है, उनमें क्या पाई जाती है? क्रेन्स एनाटोमी। ओके, निम्नलिखित जहाँ कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस होता है। अरे सुनो, देखो, अपने देखते हैं ना श्वसन। तो श्वसन को अपने 3 भागों में बांटते हैं। श्वसन में पहला कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। फिर उसके बाद में क्रेब्स। फिर उसके बाद में ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर मैं कोशिका बनाऊँ, इस कोशिका के अंदर श्वसन हो रहा है, तो इसका अंदर ये बेलनाकार अंग माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसका कोशिका। देखो, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, वो होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। फिर जो फॉस्फोग्लिसराइड है ना, जो 3 कार्बन का एक यौगिक बनता है, फिर होता है लिंक रिएक्शन, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बेलनाकार अंग होता है, फिर लिंक रिएक्शन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली है उसके बीच में। फिर इसके अंदर होता है क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और ETS कहाँ होता है? जो आंतरिक झिल्ली होती है ना, ये वाली, इसमें होता है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस किसमें? कोशिका द्रव्य में। और क्रेब्स साइकिल कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ओके, और ETS कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ओके, ये चीजें ध्यान रखना। और ये रिएक्शन कहाँ होती है? ये पूछी जा सकती है।
लिंक रिएक्शन, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। चलो आप एक चीज बताओगे मुझे कि ग्लाइकोलाइसिस है ना, उसमें कितने एटीपी प्लस कितने एनएडीपी बनते हैं? ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर क्रेब्स साइकिल। सभी अनाज किस परिवार है आप जानते हैं, पोएसी, जितने भी गेहूँ वगैरह, सोलनेसी होती है वो सब्जी फैमिली बोलते हैं, आलू टमाटर सारे सोलनेसी बैंगन वगैरह, ये आप जानते हैं, एग्रीकल्चर आपने पढ़ रखा होगा। बीटी कपास की खेती मुख्य रूप से किसके प्रति? देखो आपने बायोटेक्नोलॉजी में बीटी का मतलब क्या होता है? बेसिलस थूरियंसिस, ठीक है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया, इसकी जीन निकाल के किसके अंदर स्थानांतरित की गई? कपास में, तो उसको क्या बोलने के लगे? बीटी कपास। तो बीटी का मतलब क्या होता है? बेसिलस थूरियंसिस। तो इसके देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, इसकी जीन पूछते हैं। इसके अंदर होती है क्राइजीन। क्या होती है? क्राइजीन। और क्राइजीन भी कौन सी? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी, ये ध्यान रखना। तो ये किसके प्रति? देखो अपने जैसे कपास में लाल सुंडी बोलते हैं ना, तो उसके प्रति प्रतिरोधी होती है, ठीक है। तो ये लाल सुंडी मतलब कीट है के प्रति प्रतिरोधी, ये ध्यान रखना। जीन क्राइजीन, क्राइजीन किसमें पाई जाती है? और मुझे एक चीज और बताओगे, क्राई फर्स्ट एबी है ना, वो किसके प्रति प्रतिरोधी? चलो मैं बताता हूँ, मक्का, किसके प्रति? मक्का छिपा, ये दोनों ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के नुकसान से संबंधित नहीं है? अब ये है ना, स्वस्थानी संरक्षण आप जानते हो कि जिस जीव को वहीं रखना है उसी स्थान पर संचित है। वनों की कटाई, ये जैव विविधता के नुकसान से संबंधित है। वनों को काटोगे, वनीकरण, नए पौधों को लगाना। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड में, जो ये गढ़वाल वाला इलाका है ना वहाँ पे। और ये स्टार्ट किसने किया था? सुंदरलाल बोगुना, ये नाम याद रखें। ओके, तो देखो जैव विविधता के नुकसान से संबंधित नहीं है, तो कौन सा होगा? आंदोलन। देखो बाकी तो सारे क्या है? जैव विविधता का नुकसान। परंतु अब इनडायरेक्टली तो ये भी है, परंतु उन्होंने आंसर भी यही दिया था। टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, कोई मीनिंगलेस है, मतलब इसका क्या अब क्या ही लगाएंगे, क्योंकि चिपको आंदोलन भी उसी से संबंधित है। वनीकरण भी, नए वनों का लगाना, वनों की कटाई। अब वनों की कटाई जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है, और स्वस्थानी संरक्षण जैव विविधता के लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर आपने किसी जाति को संरक्षित करना है तो आप देख लेना, ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है। निम्नलिखित तो कौन सा हार्मोन फ्लू को पकड़ने में मदद करता है? ये आप जानते हैं, कौन सा है? सोचो। ऑक्सीजन क्या क्या काम आता है? आप ऑक्सीजन के नाम सोचो। IA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, ये किसमें? सेल लोंगेशन में, मतलब सेल को बड़ा करने में, और ये जो पौधों को लंबा करने में, ठीक है। और सोचो, और मतलब अगर इसको काट दिया जाए तो बाढ़ बनने में। और जो एथिलीन है, एथिलीन किसमें निकलता है? अब अगर अपने छिलके को है ना इसे दबाते हैं ना, तो एक जो गैस सा, मतलब छोटी छोटी बूंदों के रूप में, तो वही क्या है? एथिलीन। ओके, तो फ्लू को पकड़ने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? एथिलीन। जिबरेलिन, GA3, इसका मुख्य क्या यूज है? सोचो। बीज अंकुरण में। एक दो याद रखो। और एबिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या है? स्ट्रेस हार्मोन, मतलब इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, जो पौधों को जैसे मतलब ज़्यादा सूखा पड़ गया उसमें थोड़े टाइम में मतलब मदद करता है। ओके, तो फ्लू को पकड़ने में कौन सा है? एथिलीन। जानवरों के साम्राज्य में सभी मनुष्यों को रखा गया है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा मैं आपको कहता हूँ, जैसे अपने जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको इसमें रखेंगे मेमल्स। ओके, अब मेमल्स को कुछ भागों में बांटा गया है। यूथीरिया, सुनो, यूथीरिया कौन से होते हैं? जिनमें प्लेसेंटा पाए जाते हैं। प्लेसेंटा मतलब
जो अपने बच्चे को जन्म देगा, जैसे अपने मतलब माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो जिसके थ्रू न्यूट्रिशंस बच्चे तक पहुंचते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ओके, तो जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? यूथीरिया। और जो दूसरा है मेटाथीरिया। ओके, तो मेटाथीरिया क्या होते हैं? जो बच्चों को जैसे कंगारू पाउच के अंदर रखते हैं ना, जो एक पाउच के और उसके अंदर छोटे छोटे वाइनर, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटाथीरिया। और तीसरे आते हैं प्रोटोथीरिया। ये बहुत बार पूछा गया प्रोटोथीरिया ना। प्रोटोथीरिया कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं, देखो ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं तो इनको वीविवर्स बोलते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं, ये भी किसको जन्म देते हैं? बच्चे को, तो इनको भी वीविवर्स बोलते हैं। परंतु प्रोटोथीरिया देते हैं अंडे। क्या देते हैं? अंडे। और इसके एग्जाम्पल सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, एक नाम है प्लेटिपस और दूसरा एकाइडिना। ओके, तो ये ध्यान रखना, यूथीरिया प्लेसेंटा वाले, और मेटाथीरिया जो बच्चे को पाउच में रखते हैं मतलब कंगारू, और तीसरा प्रोटोथीरिया जो अंडे देते हैं। ओके, निम्नलिखित किसी भी कीट के जीवन चक्र का सही क्रम है। देखो अब एक कीट है, कीट किसमें, पहले तो ये बताओ कीट किसमें होते हैं? ऑर्थोपोडा में, इंसेक्टा वर्ग। और इंसेक्टा वर्ग में देखो पहले तो क्या देते हैं वो एग, और एग से क्या बनता है? लार्वा, और लार्वा से क्या बनता है? प्यूपा, और प्यूपा से जोवेस्का। ओके, तो ये सही क्रम है। और देखो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। और एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें क्या होता है? प्यूपा एब्सेंट होता है, जो कि इसमें पाया जाता है नॉर्मली बटरफ्लाई वगैरह इसमें होता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 36 निम्नलिखित में किस पौधे में अपस्थानिक जड़ें अनुपस्थित होती हैं? आप सुनो, देखो अगर मैं रूट की बात करूं तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा, अपने दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक बीजपत्री मोनोकॉट और दूसरे द्विबीजपत्री डाइकोट। देखो मोनोकॉट है ना, उनके अंदर होती है झकड़ा मूल। कौन सी होती है? झकड़ा मूल। जैसे गेहूं में मतलब जो तने के आखिरी भाग है ना, उसके अंदर से कहीं से भी निकल जाती है। ये जड़ी कौन सी होती है? अपस्थानिक। और दूसरी डाइकोट होती है ना, उसके अंदर होती है टेप रूट। कौन सी होती है? टेप रूट। तो टेप रूट क्या होती है? जो प्रॉपर मूलांकुर से निकलती है, जैसे जहां से पौधे का ऊपरी भाग तना बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रांकुर। और जहां से जड़ें निकलती है उसको क्या बोलते हैं? मूलांकुर। ओके, तो इसी देखना टेप रूट जो मूलांकुर, और ये जड़ें कहां से निकलती है? मूलांकुर से नहीं निकलती हैं। और तीसरे प्रकार की जड़ें आती हैं अपस्थानिक जड़ें। कौन सी? अपस्थानिक जड़ें। तो देखो अपस्थानिक जड़ें ना, वो पौधे के पत्तियों से या तने से निकलती हैं। जैसे अपस्थानिक जड़ों का स्टिल्ट रूट आपने सुना होगा। स्टिल्ट रूट किसमें पाई जाती है? गन्ने में। और दूसरी प्रोप रूट जो सारा देती है किसमें पाई जाती है? बरगद वगैरह में। तो ये एग्जांपल याद रखना अच्छे से। और अब देखो तो डाइकोट में कौन सी होती है? टेप रूट, मतलब रियल रूट होती है जो अपस्थानिक जड़ें। और अपस्थानिक जड़ें पता है किसमें नॉर्मली किसमें होती है? मोनोकॉट में। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर अपने देखें, चावल मोनोकॉट है तो इसमें नहीं होगी। मटर डाइकोट है, सही बात है। तो इसके अंदर कौन सी हो? टेप रूट। चावल के अंदर झकड़ा मूल अपस्थानिक मूल। गेहूं मोनोकॉट है। और ब्रायोफिलम कहाँ से निकलती है? आपने पत्तियों से। कहाँ से निकलती है जड़ें? पत्तियों से। और उसी से क्या बनता है? नया पौधा। ध्यान रखना ही बात है, ठीक है। निम्न के कौन सी संरचना मानव में मादा जननतंत्र में अनुपस्थित होती है? देखो तो अगर मादा जननतंत्र की अपनी बात करें, एक तो होता है बाह्य भाग, एक होता है आंतरिक भाग। बाह्य जननतंत्र में जो वेजाइनल पार्ट होता है और क्लाइटोरिस होगा वो आएंगे। तो ये यूट्रस गर्भाशय को बोलते हैं, मादा में पाया जाता है इनफंडिबुलम। अगर मैं एक स्टार्टिंग स्ट्रक्चर मानूं, देखो इधर देखो, जैसे ये पार्ट ओवरी वाला, ये
फिमरी, और ये फ्लोपियन ट्यूब, और सेम पार्ट। तो इनको बोलते हैं फिमरी, और इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये क्या है? ओवेरी, ठीक है। और ये क्या है? यूट्रस, और ये क्या है? सर्विक्स। ओके, तो इसमें देखो क्लाइटोरिस मादा में पाया जाता है, यूट्रस मादा में पाया जाता है, इनफंडिबुलम मादा में पाया जाता है, और फिमरी ये याद रख लेना। और फिमरी और यूट्रस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये सॉरी, इनफंडिबुलम दोनों को मिला के फेलोपियन ट्यूब। ओके, ओम कहाँ से आता है? ओवरी से। इनको कलेक्ट कौन करती है? फिमरी। फिर इनफंडिबुलम के द्वारा ले जाते हैं यूट्रस में, और यूट्रस में क्या होता है? इम्प्लांटेंस, मतलब भ्रूण प्रत्यारोपण। ओके, तो एपिडेमाइसिस ये क्या होता है? ये होता है नर जनन तंत्र का। देखो टेस्टिस में जहाँ से वर्षण जाते हैं ना, स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा गुंथा हुआ भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमाइसिस। आगे शुक्रवाहिनी, ठीक है, वासा डिफेंस, फिर मूत्राशय द्वारा बाहर। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये किसका भाग है? नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कौन कौन से भाग होते हैं वो आपने पढ़ा होगा। और आप मुझे ये बताओ वेस्क्टोमी और ट्यूबटोमी में क्या अंतर होता है? देखो वेस्क्टोमी किससे रिलेटेड होगी? वासा डिफेंस से, मतलब शुक्रवाहिनी से। तो ये किस में पाई जाएगी? पुरुषों में। और ट्यूबटोमी में क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं। ओके, निम्नलिखित कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य नहीं है? स्टार फिश। अब ये देखो एक तरह फिश फिश देख के ना कंफ्यूज मत होगा ना, ठीक है। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश किसकी है? ऑर्थ्रोपोडा की है। ऐसे मत सोच लेना कि फिशेज में जाएगी। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा, तारा मछली जो ऐसे होती है ना ऐसे बाहर। और मुझे इकाइनोडर्मेटा में बताओ कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, ये बताना। खपरा बीटल, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, खपरा बीटल और पोर्बोरो, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ऑर्थ्रोपोडा के। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। इसमें मेंजिफेरा देखो, मेंजिफेरा पहला किसका लिखा था? वंश, देख लो जीन्स। और इंडिका क्या है? उसकी प्रजाति, और आगे कुल और वर्ग आगे। तो आप है ना, मुझे एक वो हायरार्की वाला बताऊँ, जैसे संघ जाति से वंश, वंश से फिर कुल, कुल से गण, वर्ग, संघ, जगत, वो पूरा लिख के बताना, ठीक है। टेप जाति किस जाति के अंतर्गत आता है? देखो टेप टेपरोम होते हैं। टेपरोम किस में आते हैं? प्लेटिनथीस में। तो किस में आएंगे? प्लेटिन में। ओके, एनलिडा में नहीं आते हैं। एनलिडा में बताओ कौन कौन से आते हैं? आर्थो। एस्केलेंथीस में कौन कौन से आते हैं? एस्केलेंथीस को क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। राउंड वर्म का एग्जाम्पल बताऊँ? एस्केरिस। और इसको क्या बोलते हैं? पिन वर्म। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। सुनो देखो, ये नहीं होता है कि अपने मतलब जैसे पेपर सोल्व करें ना, पेपर के एक एक ऑप्शन ना उस तक जाओ, उसको ढंग से ना, मतलब जैसे ये है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो इसमें देखो निमेटोडेंथिस क्या है, एनलिडा क्या है, एनलिडा का एग्जांपल क्या है, एनलिडा की खास बात क्या है, पहला ऐसा संघ जिसके अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया, मतलब अलग अलग चीज़ें। अगर इस तरह आपने ना मतलब 400 क्वेश्चन भी कर लिया ना, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप प्लेटिन की क्या बात, इसको प्लेटिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चपटे कर्मी होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया की खास बात क्या होती है? इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन पाया जाता है। पुनरुद्भवन का खास मतलब जिसको कितने भी टुकड़े करो रक्त बीज की तरह नया प्लेन एरिया बन जाएगा। और इसका क्या एग्जाम्पल होता है? टीनिया। टीनिया जानते हो ना? टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम। कौन सा, ये बताना कौन सा गाय का है, कौन सा सूअर का है। ओके, तो एक एक क्वेश्चन को ना अच्छे से करना। ओके, ये अपने 2023 का कंप्लीट, और अब अपने देखेंगे 2024 का आगे। ओके बाय।